हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय। ये क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजल बायोलॉजी। देखो, अगर थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज हो रही है, मुझे पता है होती है, क्योंकि यहाँ पे ना शादी भी हो रही है और भागवत भी चल रही है। तो बहुत आवाज होती है, और मैं अगर ऐसा परफेक्ट टाइम देखूँ ना वीडियो बनाने की, तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मुझे पता है लेक्चर में इतनी आवाज आ रही है कि आप मुझे समझ सको, इसलिए तो सिर्फ मेरी आवाज में फोकस करना। देखो बच्चों, परफेक्ट टाइम ना कभी नहीं आता, इसलिए आप भी पढ़ते रहो और मुझे भी पढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि जैसे ही ये आवाज कम हो तो एकदम आपको क्लियर वॉइस की वीडियो आएंगी, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये विपिन सर का एनोटेड पीडीएफ है। ये इंपॉर्टेंट है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो अब हम लाइन बाय लाइन इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। देखो, as you have read earlier, oxygen, that is O2, is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities. इसको वो क्या बोल रहा है कि हम जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हम इस ऑर्गेनिज्म में, हमारी या सारे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, उनको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं और उनसे हम एनर्जी लेते हैं, और उस एनर्जी का यूज़ करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़, चलना फिरना, खाना नहाना, सारी एक्टिविटीज़ हम उसी एनर्जी से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो ऊपर रिएक्शंस हो रही है ना, इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में CO2 जो कि हार्मफुल है वो भी रिलीज होती है। इसलिए हमको O2 जो है कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना है सेल्स को, और जो वो CO2 बना रहे हैं उसको कंटिन्यूसली ना हमको बाहर निकालना है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यही ब्रीदिंग कहलाती है। जो प्रोसेस है ना एक्सचेंज की, हम ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और सेल्स CO2 बना रही है। ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। आई बात समझ में? अब यहाँ वही लिखा है कि अपने चेस्ट पे हैंड रख के देखो, ये जो अप डाउन मूवमेंट हो रही है, क्या आप वो फील कर पा रहे हो? यही ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो मैकेनिज्म है ना ब्रीदिंग की, वो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होती है। मेनली किस पे डिपेंड करती है? उनके हैबिटेट्स पे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्या, सिंपल डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर लेते हैं। वो सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से करते हैं? वो अपनी एंटायर बॉडी सरफेस, अपनी जो पूरी बॉडी सरफेस है ना, वहां से डिफ्यूजन करेंगे। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। जो अर्थवर्म है वो क्या यूज करेगा? वो मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है। और इंसेक्ट्स के पास क्या होगा? इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दैट इज ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। इंसेक्ट्स के पास ना एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। इन्हीं ट्यूब्स का यूज करके वो एयर का ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ द जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, गिल्स का यूज करते हैं। एंड मोलस्क्स, ठीक है। मींस जो मोलस्क भी एक्वाटिक होता है, सबको पता है, तो मोलस्क और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो है वो गिल्स का यूज करते हैं। वेयर एज वस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, जो लंग्स हैं, जो वस्कुलराइज्ड बैग हैं, आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मींस टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में हम भी आते हैं। जितने भी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है ना, वो लंग का यूज करते हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स। देखो, वर्टिब्रेट्स में भी जो फिशेस हैं वो गिल्स का यूज करेंगे, क्योंकि वो एक्वाटिक हैं, पानी में रह रही हैं। बल्कि बस के बाद के जो सारे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेस्पायर थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। देखो, जो एम्फीबियंस हैं,
जैसे फ्रॉक्स, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और जो मैमल्स हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, मीन्स जो पाथ है एयर की, एयर हमारे बॉडी में कैसे कैसे जा रही है वो हम पूरा पढ़ेंगे। देखो पहले बेसिक से चालू करेंगे। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सब फील करके देखो, उंगली रख के देखो, हमारे पास दो दो नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, जो हमारा अपर लिप्स है उसके ऊपर जस्ट ये जो दो ओपनिंग है ना, उनको ही हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जैसे ही हम नॉस्ट्रल्स के अंदर जाएंगे, देखो कोई उंगली नहीं घुसेड़ना, ठीक है। जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं, हमको जो पैसेज दिख रहा है उसको हम नेजल पैसेज बोलते हैं। उसके अंदर हमको नेजल चैम्बर मिलेगा। और ये जो नेजल चैम्बर कहाँ जाके खुलेगा, ये फेरिंग्स में जाके खुलेगा। फेरिंग्स क्या है? अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है ना, वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। द फेरिंग्स opens through the larynx region into the trachea। अब ये फेरिंग्स जो है वो larynx रीजन से जाके कहाँ खुल जाएगा? ट्रैकिया में खुल जाएगा, ठीक है। larynx क्या है? larynx इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको साउंड। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। क्या होता है ना, जब हम खाना गुटकते हैं तो जो epiglottis होता है ना, epiglottis एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ग्लॉटिस को कवर कर लेगा ना, तो जो फूड है ना वो लैरिंग्स में नहीं जा पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। खाते खाते अगर हम बोलेंगे ना, तो ये जो इपिग्लॉटिस है उसका मूवमेंट सही नहीं हो पाएगा, और जो खाना है ना वो ट्रैकिया में चला जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ तक आ रही है? हमारे मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है। फिर वहां पे आके वो डिवाइड कर जाती है। तो वो किस लेवल पे डिवाइड कर रही है? वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करती है। और क्या बनाती है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। मीन्स ये आई है, ये हमारा ट्रैकिया है, और यहाँ आके ये फिफ्थ जो वर्टिब्रा है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, वहां पे आके डिवाइड कर गई। काय में डिवाइड कर गई है? प्राइमरी मीन्स राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। मान लो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर गई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंकाई है ना, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आगे जाके इतना ज्यादा डिवाइड करती है कि ये जो है ना सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं और ब्रोंक्यूल्स बना लेते हैं डिवीजन कर करके, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और जो इनके जो एंडिंग कहाँ होती है? बहुत छोटे छोटे थिन ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिनको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। वहां पे जाके इनकी एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक है? ये सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है। ये याद रखना कि ये जो है ना, ये सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है, ठीक है। मीन्स ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होती है, ठीक। ईच terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। ये जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, जो सबसे लास्ट में खत्म हो रहे हैं, वही एल्वियोलाई बना रहे हैं। कैसे एल्वियोलाई क्या होती है? देखो थिन इरेगुलर वॉल्ड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एल्वियोलाई, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। लंग्स कैसे बन रहा है? ये जो ब्रांचिंग हुई ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब मिलकर ही लंग्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो फिगर में हमको दिख रहे हैं लंग्स। अभी हम इस 6 से पढ़ेंगे सबको। वी हैव टू लंग्स, सबको पता है हमारे पास टू लंग्स है जो कि डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड है। क्या है? डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और उन दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये फ्लूइड क्या काम कर रहा है? ये जो फ्रिक्शन होगा ना दो मेम्ब्रेन के बीच में, जो लंग सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको कम करेगा। द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द thoracic lining।
जो हमारी आउटर प्लूरा है ना वो थोरेसिक लाइनिंग से पास में होगी, बट की जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग की सरफेस के कांटेक्ट में होगी। तो सिंपल सी बात है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या है? कंडक्टिंग पार्ट हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जितना भी पाथवे है वो पूरा कंडक्टिंग पार्ट में आएगा, जबकि सिर्फ जो लास्ट में बचा एल्वेलाई और एल्वेलाई की डक्ट्स, ये जो है वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बना रही हैं। ठीक है, तो जो एल्वेलाई है और उनकी डक्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है। अब द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या क्या कर रहा है? देखो, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो एल्वेलाई तक पहुंचा रहा है। ठीक है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको भी क्लियर करेगा, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा और उस एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। इतना कंडक्टिंग पार्ट का काम है। अब एक्सचेंज पार्ट में क्या होगा? एक्सचेंज पार्ट द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो ब्लड और एटमॉस्फेरिक बीच में डिफ्यूजन हो रहा है ना गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यही एक्सचेंज पार्ट में होता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। सबको पता है कि लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में सिचुएट होते हैं, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। जो कि एनाटोमिकली कैसा है? एयर टाइट चैम्बर है। कैसे बना है ये चैम्बर? हम पीछे देखेंगे ना, जो थोरेसिक चैम्बर है पीछे से किससे बना है? डॉर्सली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, आगे हमारे पास स्टर्नम है, मींस आगे को हम वेंट्रल बोलते हैं, तो वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है। लेटरली मींस बाजू में रिब्स है, लिटरली रिब्स है, और नीचे साइड पे जो है ना डोम शेप्ड डाइफ्राम है। हमारे पास जो एयर टाइट चैम्बर कैसे बना? थोरेसिक चैम्बर पे डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, लिटरली रिब्स है, और लोअर साइड पे डोम शेप्ड डाइफ्राम है। ये जो ऐसा सेटअप क्यों हुआ है? द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax इज सच दैट any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। देखो, ये सेटअप ऐसा इसलिए बनाया गया है कि कोई भी चेंज अगर होगा, मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा तो वो चेंज लंग की कैविटी में दिखेगा। सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये जो अरेंजमेंट है ये ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि हम जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ना, जो लंग की वॉल्यूम है, हम डायरेक्टली चेंज नहीं करते। अगर हमको वॉल्यूम चेंज करनी है लंग्स की तो हमको थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करनी होगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे फिगर देखेंगे अपना प्रॉपर। देखो, ये एपिग्लॉटिस है। जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो ये बंद कर लेगी ग्लॉटिस को, मीन्स ट्रैकिया के अंदर खाना नहीं आएगा। ये हमारा लैरिंग्स है, ये वॉइस बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, ये सी शेप की, ये कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। अब ये जो है हमारी येलो में है, येलो कलर की, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया आके ये डिवाइड करा, तो ये ब्रोंकाई हो गई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई हुई, जिसको हम ब्रोंकस भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आगे जाके ये दिख रहा है ना, ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये और ज्यादा डिवीजन है इनका, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये डिवीजन है। एंड में जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है और वो एल्वियोलाई बना देता है। ये दिख रहा है, ये एल्वियोलाई है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ पे येलो से प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और ये इस साइड देखें तो ये कट एंड, हमको रिब्स के कट एंड दिख गए। ये पूरे एक यहाँ को लंग को दिख रहा है, बीच में हमारा हार्ट है और ये डायफ्राम है। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेक्शनल व्यू है, लेफ्ट लंग का सेक्शनल व्यू है। ठीक है, चलो, ये सेक्शनल व्यू मीन्स ये सब जो अंदर दिख रहा है ना डिवीजन करके, उसको सेक्शनल व्यू बोल रहे हैं। ओके, नहीं तो अभी बोलो। चलो आगे चलते हैं। हम रेस्पिरेशन जितनी भी स्टेप्स में होता है ना वो हम देखेंगे, और ये सीक्वेंस वाइज ही करना है, मीन्स एक के बाद एक ही होंगी ये सारी चीजें। तो अब हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेप्स। हम सारी स्टेप्स देखेंगे कि रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, और ये जो स्टेप्स है ना इनका सीक्वेंस पूछा जाता है हमेशा, और हमको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। देखो, सबसे पहले जैसे आप करते हो ना वैसे ही याद रखो। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। मीन्स जो हम एटमॉस्फेरिक एयर है ना उसको हम अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, जो हमारी
गैसेस हैं वो लंग्स में पहुंच गई, लंग्स से जाके एल्वेलाई पे पहुंच गई, वहां एक मेम्ब्रेन है एल्वेलाई की जिसको एल्वेलर मेम्ब्रेन बोलेंगे, वहां जाके गैसेस का डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड मीन्स जो O2 है वो ब्लड में आ गई और CO2 उसने लंग्स में छोड़ दिया। ठीक है, O2 यहाँ पे ब्लड में आ गई, फिर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड एंड टिश्यूज में। मीन्स ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया वो टिश्यूज को देगा, टिश्यूज ने जो CO2 बनाई वो वापस ब्लड को दे देगा। ठीक है, अब टिश्यूज में जो ऑक्सीजन गई उनको उस ऑक्सीजन का सेल्स यूटिलाइज करेंगी वही कैटाबॉलिक रिएक्शंस बनाने में और वापस से फिर CO2 बना देंगी। ठीक है, और CO2 जो है वापस ब्लड में आएगा, ब्लड से लंग्स में आएगा और फिर बाहर चला जाएगा। देखो सिंपल भाषा में मैं बताती हूँ, ब्रीदिंग हमने ईयरली सांस लो, ये जो छोड़ी ना सांस वो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है। अब हमारी जो एयर थी वो पहुंची लंग्स तक, लंग्स में एल्वेलाई है, वहां पे मेम्ब्रेन है एल्वियुलर मेम्ब्रेन, वहां पे डिफ्यूजन होगा गैसेस का, जो ऑक्सीजन और CO2 है वहां जाके डिफ्यूज करेगी, O2 ब्लड में आ जाएगी और जो CO2 है वो एल्वेलाई में आ जाएगा। अब ये जो गैसेस हैं जो ऑक्सीजन आ गई ब्लड में उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके टिश्यूज तक पहुंचेगा ब्लड, तो वहां पे क्या होगा ना ऑक्सीजन और CO2 का फिर से डिफ्यूजन होगा, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाएगी और टिश्यूज से CO2 वापस ब्लड में आ जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंची है उनको सेल यूटिलाइज करेंगे और वापस से फिर CO2 बन जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या हुआ, पेन बंद हो गया, एक मिनट। ठीक, चलो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, ब्रीदिंग टू स्टेजेस में होती है, एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं और जब एल्वियोलर एयर को हम रिलीज करते हैं उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere। ये जो ऑक्सीजन या जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर बाहर हो रही है ना, ये कैसे हो रही है, क्या होता है जब एयर अंदर बाहर हो रही है, हमको एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इंस्पायरेशन कब होगा, हवा अंदर कब जाएगी, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी हवा अंदर जाएगी। मतलब लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, देखो हमेशा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही हम देखो जब हम एक्सपायर करेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे, तो एक्सपायरेशन कब होता है, जब लंग्स का प्रेशर मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। तो ये जो प्रेशर है, ये जो ग्रेडियंट्स बन रहे हैं, ये कौन बनवाएगा, the diaphragm and a specialized set of muscles, that is external and internal intercostals between the ribs help in generation of such gradients। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट्स बन रहे थे इनको बनाने के लिए ना मसल्स हेल्प करेंगी। कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही है, देखो डायफ्राम हेल्प कर रही है। ठीक है, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉस्ट इंटरकॉस्टल्स हेल्प कर रही है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखो मैं ना ये पूरी जो प्रोसेस है ना अपनी लैंग्वेज में पूरी बताऊंगी, पर पहले हम ना एनसीईआरटी से पढ़ के समझ लेते हैं। देखो इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पायरेशन कैसे चालू होगा, हमने नॉर्मली देखा जो हमारा डायफ्राम है इस शेप में होता है ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से ये मतलब है विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। समझ में आती है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का होती है। देखो जैसे ही डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा, ये देखो ये ऐसा था, ये ऐसा नीचे हो गया ना, हमारे मान लो ये ऐसे लंग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, अब ये लंग्स हैं, बताओ किसमें ज्यादा वॉल्यूम है,
खुद बताओ किस में ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है ना। तो वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ गई। कैसे बढ़ी? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये जो पोस्टीरियर एक्सिस है ना, ये है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ऐसे में वॉल्यूम हमारी बढ़ गई है। ठीक है। अब द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। अब क्या होगा? देखो डायफ्राम से नीचे चला गया। अब जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स पे लगी हुई हैं वो रिब्स को ऊपर उठा देंगी। ये अपनी आंखों में इमेजिन करो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा हो रहा है कि ये हमारी एक्सटर्नल जो मसल्स है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करी, उन्होंने रिब्स को ऊपर उठा लिया। सोचो, रिब्स ऊपर भी उठे हैं, डायफ्राम नीचे भी है, तो हमारी वॉल्यूम फिर से बढ़ी ना। तो अब इसमें कैसे बढ़ेगी? तो जब, ठीक है, जब रिब्स ऊपर उठे तो हमारी जो वॉल्यूम है ना वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगी। मींस ऐसे में हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब, रिब्स को ऊपर उठा लिया, एंड द स्टर्नम मींस रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठा लेगी, जिसके कारण जो हमारी वॉल्यूम है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाएगी। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। देखो अभी हमने देखा था पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज करना है तो थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल वॉल्यूम जो है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई है ना, तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। और हमको पता है वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है। तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी है उसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। किसके मुकाबले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो जो एयर है आउटसाइड से हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी, और जैसे ही एयर अंदर आई हमने उसको इंस्पायरेशन बोल दिया। आई बात समझ में? अब क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। जो जिन जिन चीजों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना डायफ्राम का, इंटरकॉस्टल मसल का, उनका वापस रिलैक्सेशन होगा, और जो हमारा डायफ्राम और स्टर्नम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से पहुंच गई, नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गई। तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गई, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुई तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। अब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुई तो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ गया। और जैसे ही लंग्स का प्रेशर बढ़ा, एयर सीधे बाहर आ जाएगी लंग्स से, उसको हम एक्सपायरेशन बोल देते हैं। देखो आई बात समझ में? मैं और अपने ही भाषा में बोलती हूँ कि देखो सबसे पहले क्या हुआ, इमेजिन करना आंख बंद करके, हमारा डायफ्राम जो है वो डोम शेपेड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया तो जो वॉल्यूम है ना एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है। फिर जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है उसने रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर उठा दिया, तो वेंट्रोडोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारी वॉल्यूम बढ़ गई। अब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब पर वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही प्रेशर, लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम हुआ, एयर सीधे सट्ट से अंदर आ जाएगी, और जैसे ही एयर अंदर आई उसको हम इंस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी थी वो रिलैक्स होंगी, मीन्स डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल वापस रिलैक्स करेंगी, वापस अपनी जगह पे जाएंगी। वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। अब जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा ना, एयर जैसे ही अंदर आई थी वैसे ही सख्त से बाहर निकल जाएगी, और जो एयर बाहर निकली उसको हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। अभी मैं फिगर से भी समझा दूंगी। आया समझ में? अगर ये समझ में आया है ना अच्छे से तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं ना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। हमारे पास एबिलिटी है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स होती हैं, उनके थ्रू, जैसे जो लोग योगा, रनिंग वगैरह ये या प्रैक्टिस जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। देखो नॉर्मली जो हेल्दी ह्यूमन है ना 12 से 16 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ स्पायरोमीटर। देखो जो भी वॉल्यूम है ना एयर की, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें जितनी भी एयर आ रही ना, उनको हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर की मदद से, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो स्पायरोमीटर की हेल्प से हमारी जो भी पल्मोनरी फंक्शंस हो रहे हैं ना, उनका हम असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम देखते हैं किसका है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। चलो ठीक है, देख लेते हैं इससे भी। ये इंस्पायरेशन है। देखो ए है जो एयर लंग्स के अंदर आ रही है,
कब आएगी? जब ये जो हमारा डोम शेपेड डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे होके फ्लैट हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठा दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ गई है लंग्स की, मतलब प्रेशर कम हो गया है। देखो वॉल्यूम बढ़ गई ना, प्रेशर कम हो गया तो एयर ये सीधे अंदर आ गई, ठीक है। अब एक्सपायरेशन कैसे होगा? जो जो चीजें कांटेक्ट करी थी वापस रिलैक्स होंगी। देखो डायफ्राम ऊपर चला गया, रिप्स और स्टर्नम नीचे आ गई, जो वॉल्यूम थी रिप्स की वॉल्यूम कम हो गई, मीन्स प्रेशर बढ़ गया, और एयर जो थी वो लंग्स से बाहर चली गई, ठीक है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? इसको हम टीवी से भी डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मीन्स जब नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल सांस लो और छोड़ो, ठीक है। तो जितनी भी हम सांस ले रहे हैं या हम छोड़ रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम होती है। ये कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है, ठीक। तो अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। मीन्स हम 1 मिनट में 6000 से 8000 ml जो है एयर वो इंस्पायर या एक्सपायर करता है। ये कैसे निकाला है? ये देखो, हम जो है एक बार में 500 ml हमारी टाइडल वॉल्यूम है, तो जो हम 1 मिनट में है तो हम कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं? अप्रोक्सीमेटली अभी हमने देखा 12 to 16 टाइम, ठीक है। तो इसको इंटू करना 12 से और एक बार 16 से, क्या आएगा? 6000 और 8000, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया ml पर मिनट, ml पर मिनट, ठीक है। यूनिट याद रखना हमेशा। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो IRV है वो क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मींस फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर और ले सकता है। तुम खुद मेरे साथ करो, फोर्सफुली इंस्पायर करना है, ठीक है। चलो करो। समझ गए? देखो नॉर्मल एयर तो हम ले चुके, हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब एडिशनली तुम और कितनी एयर ले सकते हो ना फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये कितनी होती है? 25-3। मैंने ऐसे ही याद किया था। IRV कितनी होती है? 25-3। IRV कितनी होती है? 25-3, ठीक है। तो ये कितनी है? 2500 से 3000 ml, ठीक है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगी? वही IRV का उल्टा, कि एक जो पर्सन है ना फोर्सफुली और कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकाल सकता है। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो तुम, एयर छोड़ो, छूट गई। अब इसके बाद फोर्सफुली एयर एक्सपायर करो। जो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं ना उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितनी होती है? ERV होती है 1011। कितनी होती है ERV? 1011, मीन्स 1000 to 1100 ml। अब देखो आगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मीन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जितनी भी एयर बच गई लंग्स में वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। तो कितनी बच जाती है? 11-12। कितनी बच गई? 11-12, मीन्स 1100 से 1200। देखो इसी के ऊपर हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली एयर हम बाहर निकाल रहे थे तो कितनी निकल रही थी? 1000 से 1100 ml। इसी के जस्ट बाद, मीन्स फोर्सफुली एयर निकालने के बाद भी कुछ एयर बच जाती है, तो इसी के कंटिन्यूशन में देखना 1100 से 1200 ml। अब by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। मीन्स जो ऊपर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ी है ना उनको हम उनसे हम ना बहुत सारी पल्मोनरी कैपेसिटीज भी डिराइव कर सकते हैं जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प होंगी। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईसी। आईसी क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है, मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। मीन्स नॉर्मली एक्सपायरेशन करने के बाद
पर्सन कितनी एयर इंस्पायर करेगा। देखो ये जो है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम जोड़ दें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। टाइडल वॉल्यूम क्या थी, नॉर्मली जो पर्सन या ब्रीद इन कर रहा है या ब्रीद आउट कर रहा है वो टाइडल वॉल्यूम होती थी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व करने के लिए हम ब्रीद इन वाला लगा देंगे, ठीक है। मीन्स नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद कितनी एयर पर्सन ब्रीद इन कर रहा है, मीन्स इंस्पायर कर रहा है, वो टीवी प्लस आईआरबी होती है। तो इसकी वॉल्यूम भी जो वैल्यू है वो भी हम जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। नाउ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वही होगी क्या कि नॉर्मली हमने इंस्पायरेशन कर लिया, नॉर्मली सांस ले लो, उसके बाद कितना छोड़ पा रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, वही नॉर्मली इंस्पायर कर लो उसके बाद तुम कितनी एयर एक्सपायर कर पा रहे हो, वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो ये टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ के बनेगी। अब हम देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मीन्स नॉर्मली हमने एक्सपायर कर लिया है, उसके बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में बची वो हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे। एक्सपायर, ठीक है। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या थी, मीन्स फोर्सफुली, एक मिनट मेरा पेन बंद हो गया, ठीक है चलो। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर बच जा रही थी वो रेसिडुअल वॉल्यूम थी। तो बट यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मीन्स ये नाम जरूर फंक्शनल है बट कोई काम नहीं कर रहा है, मीन्स सोए सोए है, डला हुआ है, लेटा हुआ है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर बच रही है उसको हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ये याद करने की चीजें हैं, ठीक है। तो हम ERV प्लस RV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनती है। अब वाइटल कैपेसिटी किस किस से मिलके बनती है, ERV, TV, IRV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, IRV से मिलके बनती है। देखो हम यहाँ पे मैं ये लिख के बताती हूँ सबसे पहले, ये हमारी क्या है, टोटल लंग, चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है चलो, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो आगे फर्दर जाके दो चीजों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी होती है, एक हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी के बारे में ही क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मीन्स फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है। मीन्स ये तीनों चीजों के मिला के बन गई है। देखो क्या है, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इसको बार बार पढ़ोगे ये तब जाके याद होगी, ठीक है, तब ही जाके याद होगी। अभी हमने देखी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, ये सिंपली था टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कब इंस्पायर कर रहा था, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। लेकिन वाइटल कैपेसिटी में क्या हो गया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम कितनी एयर ले सकते हैं वो हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पेक्ट रिजर्व वॉल्यूम सब मिलके, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। मीन्स वही है, देखो हम फोर्स इंस्पायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर छोड़ सकते हैं, या फिर फोर्स एक्सपायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर हम ले सकते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी के अंदर आती है। अब आई टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। मीन्स देखो सांस लो, सब सांस लो फोर्सफुली, अब जो अंदर जितनी भी एयर है ना उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोल देते हैं। मीन्स उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और IRV, ठीक है, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है। तो देखो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसमें वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। वाइटल कैपेसिटी किस किस चीजों से मिलकर बनी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। अब यहीं से अगर हम, चलो हमने आगे पहले लिखेंगे, आगे हम पहले आई लिखेंगे इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो अब ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला दो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। यही टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दो तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है, बन जाती है, ठीक है। चलो अब देखो फंक्शनल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखा था क्या था,
वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी बच जा रही थी ना, वो FRC थी। तो FRC किससे मिलके बनती है? वो बनती है रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलके हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बन जाती है। अभी हमने देखा था वॉल्यूम को जोड़ के हम कैपेसिटीज बना रहे हैं। कैपेसिटीज किस में हेल्पफुल होती है? क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती हैं। अब हम आगे देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वुलाई होती हैं वो प्राइमरी साइट्स हैं गैसियस एक्सचेंज की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अभी हमने देखा था गैसेस का एक्सचेंज होता था ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है मेनली। किसके बेसिस पे? प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो solubility of gases as well as thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion means। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन और CO2 का, कहाँ पे? एल्वुलाई पे होता है, ठीक है। एल्वुलाई प्राइमरी साइट्स है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। हमने पढ़ा था कि एल्वुलाई के बाद एल्वुलर मेम्ब्रेन होगी, फिर वहाँ पे ब्लड होगा, फिर ब्लड से जो गैसेस है वो टिश्यूज तक पहुँचेंगी। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना एल्वुलाई में और ब्लड और टिश्यूज के बीच में, मेनली डिफ्यूजन से ही हो रहा है। किसके बेसिस पे? प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे डिफ्यूजन हो रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो यहीं से इनको बॉक्स में बनाते जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, thickness of membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। मतलब rate of diffusion को कौन कौन affect कर रहा है? देखो solubility of gases, ठीक है, thickness of membrane और pressure gradient और concentration gradient, ठीक है। ये चार चीज़ें कर रही हैं। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। देखो क्या बोल रहा है, हर गैस का प्रेशर होता है, पता है। तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 है, तो ऑक्सीजन अकेला कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। और जो प्रेशर CO2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table। ठीक है, हमको टेबल में क्या क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर दिया है ऑक्सीजन का और CO2 का, ठीक है। और जो दो साइड से डिफ्यूजन, वहाँ जैसे जो हमारी एल्वुलाई है, ब्लड है और टिश्यूज में, वहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है दोनों गैसेस का। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखो द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। देखो वही दिया है, जो हम टेबल देखेंगे ना उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखा रहेगा। कैसा? ऑक्सीजन कहाँ से गया? एल्वुलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज। ऑक्सीजन का भी डेटा है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी डेटा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक आती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, टिश्यूज से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई। ये देखो टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे डेटा से समझेंगे। ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक एयर में हमको सबको पता है जो O2 होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर हमको mmHg में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर? 159। देखो ये सारी वैल्यूज़ है ना, ये याद रखने वाली हैं, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 0.3 mmHg। एल्वुलाई में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा जो कि है 104 और CO2 का रहेगा 40। अब देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यूज़ की कंडीशन सेम रहती है, क्योंकि टिश्यूज़ में भी सारी रिएक्शंस हो रही है ना, तो वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ दोनों में कंसंट्रेशन सेम रहेगा। देखो ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg है और जो CO2 है वो 45 mmHg है, ठीक है। फिर वहीं पर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखेंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना है 95 mmHg है और CO2 का 40 mmHg है। ठीक, अब हम यहाँ पे पहले पढ़ लें, फिर हम ये पूरा डायग्राम पढ़ेंगे। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन डेट ऑफ ऑक्सीजन। देखो सॉल्युबिलिटी जो है ना किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher compared to that of O2। वही बता रहा है कि जो CO2 है ना, इतनी CO2 जो डिफ्यूज हो सकती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, कितना, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, बट ऐसा है कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका ही पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहती हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। देखो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना वो 3 मेजर लेयर्स से बनी हुई है। कौन कौन सी, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होगी ऑफ एल्वेलाई, देखो ये हमको दिख रही है, ये है, ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वेलाई की। ठीक, एंड द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, देखो सबको पता है ब्लड वेसल की लाइनिंग एंडोथीलियम से होती है, तो ये ब्लड वेसल है हमारी, ये ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है। ठीक है, और ये स्क्वेमस इपिथीलियम और एंडोथीलियम के बीच में जो होगी ना उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये जो येलो से डिनोटेड है ना ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है 3 मेम्ब्रेन से बनी हुई है। कौन कौन सी है, पहली है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, दूसरी है एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, तीसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में होती है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर से भी कम की इनकी थिकनेस होती है। देखो इतनी पतली है तभी तो डिफ्यूजन आसानी से हो पा रहा है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यूज एंड डेट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई, मीन्स सारे जितने भी फैक्टर्स है ना हमारी बॉडी वो ऐसे फेवरेबल है डिफ्यूजन के। कैसे, ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से टिश्यूज तक पहुंचेगा, CO2 जो है टिश्यूज से एल्वेलाई तक जाएगी, ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है सारे फैक्टर्स की। अब यहाँ पे हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। डायग्राम क्या बोल रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वेलाई एंड द बॉडी टिश्यूज विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। वही बता रहा है जहाँ भी गैसियस एक्सचेंज हुआ है और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का ब्लड में उसके बारे में बताएगा। देखो ये हमारी इंस्पायर्ड, देखो ये जो बनी है ना ये एल्वेलाई है। ओके, यहाँ पे ये एयर अंदर आ रही है, ये एल्वेलाई से एयर बाहर जा रही है। एल्वेलर एयर में हमको पता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 40 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो जो हमारी ऑक्सीजन है तो वो ब्लड में आ जाएगी। देखो क्यों आ गई, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो था ऑक्सीजन का ज़्यादा था ना एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी। यहाँ पे पहले ये सर्कुलेशन भी देख लेते हैं, ये सबको पता है हार्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है ये बताओ, सबको ये पता है, ब्लड सर्कुलेशन पता है हार्ट का कि देखो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा राइट चैम्बर है, ये लेफ्ट चैम्बर है। देखो तो हम ब्लड सर्कुलेशन समझ रहे थे हार्ट पे। सबको पता है कि जो राइट साइड है ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो पूरे बॉडी से जो ब्लड है ऊपर से सुपीरियर वेना केवा लेके आती है राइट एट्रियम में और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये वही ये जो है ये सिस्टमिक वेन्स है जो कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, फिर ये जो ब्लड है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से पल्मोनरी जो है उसको लंग्स तक लेके जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन लेके आती है लेफ्ट एट्रियम पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से एओर्टा की मदद से पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, ये सर्कुलेशन होता है हार्ट के अराउंड। अब हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का एल्वेलर एयर में कितना था 104 और CO2 का कितना था 40 mmHg। तो यहाँ किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये पल्मोनरी वेन से ये हार्ट में गई पूरी, वही सर्कुलेशन सेम हुआ, ये एओर्टा की थ्रो यहाँ आ जाएगी टिश्यूज़ में।
ठीक है। तो जी हमारा ब्लड है, जहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 95 mmHg और CO2 का हो गया 40 mmHg। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ पे आया, टिश्यूज़ पे O2 का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर था, O2 डिफ्यूज़ हुई CO2 में, CO2 में टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा था, तो ये जो CO2 है यहाँ से निकल के ब्लड में आ गया। ठीक है, तो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना 45 mmHg हो जाएगा और ऑक्सीजन का 40 हो जाएगा, और ये वापस से है ये हार्ट में जाएगा। यही जो साइकिल है ना यही कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी हमको दिख रही है और एल्वेलाई दिख रही है। तो अभी हमने देखा था, देखो ये जो है ऐसी, ये जो बनी हुई है इस फिगर में, ये हमारी एल्वेलाई है। ठीक है, इसमें एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर जा रही है, जो बीच में बनी हुई है एल्वेलर कैविटी है। एल्वेलर वॉल कितनी है, देखो 1 सेल्ड थिक, 1 सेल्ड दिख रही है, यही स्क्वेमस एपिथीलियम है। 3 मेम्ब्रेन मिलके हमारी ये जो है एल्वेलर मेम्ब्रेन बना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही थी। कौन कौन सी थी, यही एपिथीलियम, स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, एंड बीच उनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, उसके अंदर देखो ये ब्लड बह रहा है, देखो ये आरबीसी दिख रही है, ये आरबीसी है, ये ब्लड कैपिलरी है। बस इन दोनों के बीच में जो 2 मेम्ब्रेन थी एपिथीलियम और एंडोथीलियम, उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सिंपल इतना सा डायग्राम है। अब हम आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं। ठीक है, ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन CO2। ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड मीडियम होता है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। ठीक है, जो आरबीसी है वो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देती है। जो रिमेनिंग 3% है ऑक्सीजन का, वो जो है इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा के थ्रू। एक मिनट, ओके, प्लाज्मा के थ्रू। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। देखो आरबीसीज जो है 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है, बट CO2 सिर्फ 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट करती है। बचा जो 70% है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सॉल्ट बन जाते हैं सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के, उसके थ्रू जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बच गया 7%, तो ये जो 7% है CO2 का, वो डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है उसका। आपने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सब हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। देखो हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, एक मिनट, ठीक है, रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में जुड़ सकता है, मीन्स जुड़ भी जा सकता है और टूट भी सकता है। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो हर एक हीमोग्लोबिन है ना, वो कितना ऑक्सीजन रख सकता है अपने साथ, 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है। देखो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो बाइंडिंग हो रही है ना ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, वो प्राइमरीली किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ये जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरफेयर करेंगे, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ना सारे फैक्टर्स रख के हम प्लॉट बनाएंगे, तो हमारे पास सिग्मोइड कर्व ऑब्टेंड होगा। ये सिग्मोइड कर्व कब ऑब्टेंड होगा, व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमने ये जो परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, उसको प्लॉट कर दिया है अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको जो कर्व मिलता है वो हमको सिग्मोइड कर्व मिलता है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ factors like partial pressure of CO2, H+ concentration, etc. on binding of O2। मीन्स जब O2 की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे,
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो ये सारे फैक्टर्स की हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस ग्राफ से। देखो, इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H प्लस कंसनट्रेशन, लोअर टेम्परेचर। तो सारे फैक्टर्स जो हैं किसके फेवरेबल हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और बाकी सारी चीज़ कम है, सारी चीज़ में क्या क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। जब ये सारी चीज़ें कम है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। जबकि टिश्यूज़ में ही ऐसा उल्टा है, वहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, CO2 का ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं किसके तरफ फेवरेबल है, डिसोशिएशन किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देगी हीमोग्लोबिन से। ऐसी कंडीशन आ गई है अपने पास। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। देखो, ये हमको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ जुड़ेगा, लंग सरफेस पे जुड़ेगा और टिश्यूज़ में डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज़ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मीन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक डिलीवर करता है। ठीक है, कितनी, 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन देता है, 5 ml ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ तक देता है। अब ये कर्व है, देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस साइड जो है वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg। तो ये जो है हमको सिग्मोइड कर्व मिल जा रहा है। ठीक है, क्या है, अगर ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ये क्या शो कर रहा है, ये बाइंडिंग शो करेगा ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। अगर ये राइट तरफ आएगा, जैसे मान लो ये देखो, ये हमने इतना बना दिया, ये नीचे, तो जो सेचुरेशन हो रहा है ना हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो कम हो गया ना, तो ये क्या शो करेगा, डिसोसिएशन शो करेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कितनी होती थी, अबाउट 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, ये बाइंडिंग किससे रिलेटेड, जब CO2 जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा कौन ये चीज़ होने से रोकता है, इसके अपोजिट में कौन चल रहा है अभी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेजर फैक्टर होगा, कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ठीक है, जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई और PO2 इज लो इन टिश्यूज, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स। वही बता रहा है, देखो टिश्यूज में क्या है, PCO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग ज़्यादा होती है। जबकि एल्वेलाई में क्या होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होता था और CO2 का कम होता था। तो वहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज अब CO2 यहाँ पे फ्री हो गई, तो जो भी CO2 बाउंड थी हीमोग्लोबिन से, टिश्यूज़ में जुड़ी थी हीमोग्लोबिन से, वो डिलीवर हो जाएगी एल्वेलाई में। अब RBCs जो होती है ना, उनके पास एक एंजाइम होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में। कौन सा एंजाइम है वो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। ठीक है, और इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की थोड़ी सी क्वांटिटीज़ प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है इस रिएक्शन को करवाता है। ये जो रिएक्शन हो रही है ना अभी हम देखेंगे, इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जुड़ के ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और जब कार्बोनिक एसिड टूटता है वापस ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है, उसको भी ये फेवर करता है। ठीक है, देखो हमने ये रिएक्शन देखी है, बहुत इजी है, केमिस्ट्री में कितनी बार पढ़ी होगी। H2CO3 से टूट के H2O + CO2 बन गया, H2CO2 से जुड़ के फिर से कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है, इसको हम फर्दर भी तोड़ सकते हैं इस वे में कि एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाए, एक हाइड्रोजन आयन बन जाए। तो ये जो रिएक्शन हो रही है दोनों तरफ, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस फेवर करता है। देखो टिश्यू साइड पे जहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए CO2 ज़्यादा है। तो वहाँ से क्या है, CO2 जो है ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में मीन्स कहाँ, RBC और प्लाज्मा में आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आके देखो RBC और प्लाज्मा में वाटर तो होगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और फिर कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयन बना लिया। तो वही बता रहा है कि CO2 ब्लड में आके बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन बना ले रहा है, ठीक है। और एल्वियोलर साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये रिएक्शन उल्टी जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और क्या बन जाएगा, CO2 और वाटर वापस से बन जाएगा। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। देखो टिश्यू लेवल पे CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप हुआ था ना, तो अब वो यहाँ से एल्विलाई तक आएगा और CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे, CO2 को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है, ठीक। अब every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, means हर 100 ml deoxygenated blood जो है वो कितना 4 ml CO2 डिलीवर करता है एल्वेलाई को, 4 ml। और अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा था कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना जब ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। मीन जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकें, या फिर मॉडरेट मीन्स अकॉर्डिंग उसके जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, ये एबिलिटी होती है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये कौन करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मीन्स मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। मीन्स जो हमारा मेडुला रीजन है वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, यही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। एक और सेंटर है जो कि ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये क्या करता है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है। मॉडरेट मीन्स कम करता है, ओके। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। मीन्स अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आ रहा है तो वो क्या करेगा, इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर लेगा। अब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम हुआ तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट पे तो इफेक्ट आएगा ही। अब एक और एरिया होता है, कौन सा, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना उसके ही बाजू में सिचुएटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा मीन्स हाईली सेंसिटिव है CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयंस के लिए। जैसे ही CO2 और हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ेगा ना, ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और ये सेंटर एक्टिवेट हुआ तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको ये सिग्नल भेजेगा, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होगा वो करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, ठीक है। कैसे, उसको ऐसे चेंजेस लाना है जिससे CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है एलिमिनेट हो सके। आया समझ में, ये मैंने डायरेक्ट समझा दिया बिना लाइन रीड करे, ये पूरा यही लिखा है। देखो रिसेप्टर्स, अब कैसे पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिसेप्टर्स तो होते होंगे ना, तो वही लिखा है। देखो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in CO2 and H+ concentration। देखो रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, एओर्टिक आर्क रिसेप्टर्स हैं और कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी चेंज होगा CO2 और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में तो इनको यहाँ से पता चल जाएगा। अब जैसे ही पता चला तो वो नेसेसरी सिग्नल्स भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है फर्दर रेमेडियल एक्शंस करता है। Now, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। वही देखो हमने यहाँ ऑक्सीजन का रोल तो कोई देखा ही नहीं, सारी प्रोसेस कब हुई, जब CO2 और H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तभी सारे एडजस्टमेंट हुए, इसलिए जो ऑक्सीजन का रोल है ना वो थोड़ा इनसिग्निफिकेंट होता है। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले है इसमें अस्थमा। अस्थमा देखो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल देखने को मिल जाता है हमको। अस्थमा क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, हमको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, और एक जब हम सांस लेते हैं ना तो एक वीजिंग साउंड आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कॉजेस वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो वीजिंग साउंड आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक। अब हम देखेंगे एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मीन्स लंबे टाइम से चली आने वाली बीमारी, जब धीरे धीरे होती रहती है फिर एकदम डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारी एल्वेोलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती है। देखो अब जब एल्वेोलर वॉल्स डैमेज हो गई तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा ना, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको धीरे धीरे जाके अगर ये लॉन्ग टर्म तक लेते रहेंगे तो उनको एम्फाइसेमा 100% होगा,
ठीक, 100% नहीं, बट हाँ चांसेस हैं कि होगा ही। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। देखो ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे स्पेशली ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज, या तो जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं, मीन्स स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पे ना बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है। तो अब इतनी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस हो रही है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो उस डस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो अब ये डस्ट क्या होगी, हमारे लंग्स में जाके डिपोजिट होते जाएगी। तो क्या होगा, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। देखो ये लंबे टाइम तक एक्सपोजर होता रहेगा डस्ट से, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लंग्स में, फाइब्रोसिस हो जाएगी लंग्स में। फाइब्रोसिस क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़, जो फाइब्रस टिश्यूज़ है ना उनका प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसके कारण सीरियस लंग डैमेज होगा। ठीक है, इसलिए जो वर्कर्स हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम जल्दी जल्दी समरी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको अच्छे से बताऊंगी, नहीं तो सिर्फ अपन रीड करेंगे। ठीक है, cells utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful। मतलब वही कह रहा है, सेल जो है मेटाबॉलिज्म करेगी, ऑक्सीजन को यूज़ करेगी, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एनर्जी बनेगी और CO2 भी बनेगी। तो जो CO2 वो हार्मफुल होती है, मेनली हमको इसी CO2 को बाहर निकालना है। ठीक है, तो एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर। वही बहुत सारे मैकेनिज्म जिसको CO2 को हम बाहर CO2 को हमको लेना है और ऑक्सीजन को हमको लेना है और CO2 का रिमूवल करना है। तो बहुत सारी मैकेनिज्म होगी। हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि 2 लंग्स से बना हुआ है। ठीक है, एंड एसोसिएटेड एयर पैसेजेस भी हैं हमारे पास। हमने सुना था ना, नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है। तो हमारे पास पूरा डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है रेस्पिरेशन में, वो ब्रीदिंग होती है, जिसमें क्या है, हम एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं और जो एल्वुलर एयर थी उसको रिलीज आउट करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर का लेना इज इंस्पायरेशन और एल्वुलर एयर का बाहर रिलीज करना इज एक्सपायरेशन। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई। देखो वही एक्सचेंज हुआ O2 और CO2 का बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में। फिर इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड से पहुंचेंगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का। अब O2 CO2 जो है, O2 टिश्यूज़ तक पहुंच गई, CO2 ब्लड में आ गई। अब ये टिश्यूज़ होंगे ना, इस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे, मीन्स सेलुलर एस्पायरेशन करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है ये कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई के बीच में। ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम, ये इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाती हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो जितनी भी जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी, हमने सारी पढ़ी थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, TV, टोटल लंग कैपेसिटी, जितनी भी वॉल्यूम्स थी उनको हम स्पायरोमीटर के हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे वॉल्यूम कम या ज़्यादा आ रही, मीन्स कुछ ना कुछ तो लंग में डिफेक्ट है। अब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2 एट द एल्वुलाई एंड टिश्यूज़ अकर बाय डिफ्यूजन। वही बता रहा, जो एक्सचेंज होगा ना गैसेस के एल्वुलाई पे और टिश्यूज़ पे, वो डिफ्यूजन से होता है। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगी, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, उस पर डिपेंड करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। ठीक, दीज फैक्टर्स इन आवर बॉडी, ये जो फैक्टर्स हैं सारे हमारी बॉडी में कैसे फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन को, ऑक्सीजन को एल्वुलाई से डीऑक्सीजेटेड ब्लड तक लेके जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा एज वेल एज फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़, वही है। देखो ऑक्सीजन कहाँ से गया, एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया तो जो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगा। अब इसी के ऑपोजिट में जो CO2 का उल्टा डायरेक्शन चलता है, CO2 जो है टिश्यूज से एल्वुलाई तक आती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो है 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो एल्वुलाई है, इन द एल्वुलाई वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। देखो एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाएगा। जबकि टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है। क्यों डिसोसिएशन हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और
हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जाके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल जाएगा। अब नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे ट्रांसपोर्ट होती है, वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे एक एंजाइम मदद करता है जो कि था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये जो एंजाइम है ना थोड़ी सी क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन कैरी करता है, किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब टिश्यूज़ में जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, ये हीमोग्लोबिन जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा। जबकि एल्वेलाई में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है और ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है, मीन्स ब्लड से रिमूव हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। अब रेस्पिरेटरी रिदम जो है कौन कौन मेंटेन करता था, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है मेड्यूला में, ठीक है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है पोन्स रीजन में, और एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी है मेडुला में जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बाजू में ही था। ये अल्टर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। और रिसेप्टर्स कहाँ थे, एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में रिसेप्टर्स थे जो कि CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन को देखते हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन हुआ तो वो सिग्नल भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, समझ में आई, और वो ऐसी मैकेनिज्म करेंगे कि इनका कंसंट्रेशन कम हो सके। तो ये हमारा ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है, जाके लास्ट 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, बाय बाय।